Hello students, let's start the next lecture of carbon and its compound. In last lecture we have completely studied about the ethanol, अल्कोहल हमने स्टडी किया, केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, कंपाउंड का फॉर्मूला, स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज लास्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके हैं। यूजेस भी आप इथेनॉल के स्टडी कर चुके हो। जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक था लास्ट लेक्चर का वो था टाइप्स ऑफ अल्कोहल। मींस जो इथेनॉल यूज में लिया जाता है ये डिफरेंट फॉर्म में यूज में लिया जाता है। ठीक है, अल्कोहल मींस जनरली मैं बात करूंगा किस अल्कोहल की, इथेनॉल की। और इथेनॉल के टाइप का मतलब ये है कि हम कौन कौन से फॉर्म में इथेनॉल को डेली लाइफ में ज्यादा यूज में लेते हैं। तो डिफरेंट वेराइटी का जो अल्कोहल है, इथेनॉल है, एक होता है डीनेचर्ड अल्कोहल, ये होगा डीनेचर्ड अल्कोहल। सेकंड होगा रेक्टिफाइड स्पिरिट। चार फॉर्म आपके सिलेबस में डिस्कस की गई है, रेक्टिफाइड स्पिरिट एंड एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल, और नेक्स्ट होगा पावर अल्कोहल। चलिए अब बारी बारी से समझ लेते हैं कि एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होगा, पावर अल्कोहल क्या होगा और डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होगा। तो मेनली जो कंटेंट है आपको याद करना पड़ेगा वो था डीनेचर्ड अल्कोहल के बारे में कि डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है। तो डीनेचर्ड अल्कोहल वो अल्कोहल होता है जिसमें कुछ पॉइजनस सब्सटेंस मिक्स्ड होते हैं। इथेनॉल आप जानते हो कि इथेनॉल को ड्रिंकिंग पर्पस से यूज में लिया जाता है, बियर, वाइन, विस्की, या कई लोग इसे ड्रिंकिंग पर्पस से यूज में लेते हैं। अब जो इंडस्ट्रीज में, जो इंडस्ट्रियल लेवल पर जो अल्कोहल सप्लाई किया जाता है, जो इथेनॉल सप्लाई किया जाता है, वहां के वर्कर उस अल्कोहल का मिसयूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसे मिसयूज से बचाने के लिए उस अल्कोहल को, ध्यान से देखिएगा, अल्कोहल इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस by mixing with methanol CH3OH, methanol pyridine, कॉपर सल्फेट। और बच्चों ध्यान रहे कि ये जो कंपाउंड मैंने यहां पर नाम लिखे हैं, दीज आर पॉइजनस सब्सटेंस। इन पॉइजनस सब्सटेंस को अल्कोहल में मिक्स कर दिया जाता है, इथेनॉल में मिक्स कर दिया जाता है, और वो इथेनॉल जो है वो ड्रिंकिंग पर्पस से अनफिट हो जाता है, काफी ज्यादा पॉइजनस हो जाता है। तो उसका मिसयूज यहाँ पर रोका जा सकता है। अगर अल्कोहल में किसी इंडस्ट्री में अल्कोहल की रिक्वायरमेंट है तो वहां पर अल्कोहल को अनफिट बना दिया जाता है, और इसे ही बोला जाता है डीनेचर्ड अल्कोहल। इसे ही बोला जाता है डीनेचर्ड अल्कोहल। दूसरी बात करते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। कई जगह पर आपने देखा होगा मेडिकल लाइन में रेक्टिफाइड स्पिरिट जो सीरीज वगैरह या हैंड वॉश करने के काम में लिया जाता है। तो रेक्टिफाइड स्पिरिट भी एक तरह का अल्कोहल है। अल्कोहल मींस इथेनॉल कंटेनिंग 5% वाटर। मींस एक एक्वस सॉल्यूशन होता है अल्कोहल का। अल्कोहल का एक एक्वस सॉल्यूशन होता है जिसमें वाटर की परसेंटेज कितनी होती है, 5% होती है। बहुत सिंपल है। अब अगला है एब्सोल्यूट अल्कोहल। नाम से ही पता लग रहा है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होगा 100% प्योर अल्कोहल। अब ये प्योर अल्कोहल हमें कैसे मिलता है? इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ रेक्टिफाइड स्पिरिट। अगर रेक्टिफाइड स्पिरिट का डिस्टिलेशन करेंगे, डिस्टिलेशन मींस प्योरिफिकेशन करेंगे, वाटर को आप गायब कर दोगे, तो जो प्योर अल्कोहल आपको मिलेगा उसे बोला जाएगा एब्सोल्यूट अल्कोहल। अब पावर अल्कोहल, पावर अल्कोहल का मतलब विच इज यूज्ड टू जनरेटिंग पावर। मींस पावर अल्कोहल को इंजन वगैरह में काम में लिया जाता है, इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, पावर बढ़ाने के लिए। और बहुत ही सिंपल है, पावर अल्कोहल में अल्कोहल प्लस पेट्रोल मिक्स जो होते हैं और इनका रेशियो होता है 20:80।
तो कई कंट्रीज में या कई जगह पर जो पेट्रोल काम में लिया जाता है उसमें कुछ अमाउंट में अल्कोहल मिला दिया जाता है, जिससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्वालिटी बढ़ जाती है। ये क्लीनर फ्यूल का काम करता है, केवल एक हार्मफुल गैस CO2 ही इवॉल्व करेगा, अदरवाइज ये क्लीनर फ्यूल का काम करेगा। तो अल्कोहल प्लस पेट्रोल इसे बोला जाएगा पावर अल्कोहल, और यहाँ पर इनका जो मिक्सचर रेशियो है वो होगा 20:80। तो बच्चों ये 4 तरह की अल्कोहल है, 4 वैरायटी है, आपको स्टडी करना है। डिनेचर्ड अल्कोहल कौन कौन से पॉइजनस सब्सटेंस मिला है ये याद रखना है, मिथेनॉल, पिरिडीन और कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट रेक्टिफाइड स्पिरिट अल्कोहल का वाटर के साथ सॉल्यूशन, एब्सोल्यूट अल्कोहल, प्योर अल्कोहल और पावर अल्कोहल जिसमें आप अल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिक्स कर देंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्कूल एग्जाम्स में इन पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो आपके 10th बोर्ड एग्जाम होंगे। चलिए अब अल्कोहल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 2 कमर्शियल इंपोर्टेंट कंपाउंड आपको स्टडी करने थे, मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बता चुका था, आपने स्टडी कर लिया इथेनॉल C2H5OH। अब हमें स्टडी करना है नेक्स्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड CH3COOH, और ये आपको कैसे मिला था जब आप C2H5OH का अल्कलाइन कैमेलोफोर या एसिडिफाइड K2Cr2O7 से ऑक्सीडेशन करते हैं। मींस हमारे एक इंपॉर्टेंट, में पहले ये चीजें आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, हमारे फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से हमें मिलता है दूसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड। इस कंपाउंड को आप पूरी तरह से स्टडी कर चुके हो, इसके प्रॉपर्टीज को, इसके यूजेस को, टाइप्स को। अब एसिटिक एसिड को भी इसी तरह से हमें स्टडी करना है, इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है, स्ट्रक्चर को स्टडी करना है और यूजेस को भी स्टडी करना है। चलिए इथेनॉल का जो कंटेंट है बच्चों, ये थोड़ा ज्यादा कंटेंट है इथेनॉल में। इथेनॉल में केवल ये टाइप्स वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ जाता है, इसलिए इथेनॉल को आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज इथेनॉल में इंट्रोड्यूस हुई है, ज्यादा है, बट एसिटिक एसिड में आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिटिक एसिड जिसे बोला जाता है, IUPAC नेम होगा इसका इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड CH3COOH जिसका IUPAC नेम होगा इथेनोइक एसिड, और ट्राइबल नेमिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग इसे बोला जाता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड डिराइव किया गया एसिटम वर्ड से, विनेगर, तो इसे बोला जाता है एसिटिक एसिड। IUPAC नेम होगा इसका इथेनोइक एसिड, आप याद रखिएगा। 1 कार्बन होगा तो फॉर्मिक एसिड, 2 कार्बन होगा तो एसिटिक एसिड। चलिए अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। CH3COOH में आपको सबसे पहले तो पहचान लेना है कि COOH का मतलब इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में 1 कार्बन, 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन कैसे बॉन्डेड होते हैं, वो इस तरह से बॉन्डेड होंगे, ये भी आपको अच्छे से पता है। और CH3 में 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन से इस तरह से बॉन्डेड होगा। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर टोटल 4 हाइड्रोजन है, बट आप ये स्टडी कर चुके हो कि यही हाइड्रोजन जो है एसिडिक हाइड्रोजन होगा, ठीक है। इसके नाम से पता चल रहा है कि ये एक एसिडिक सब्सटेंस है, इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। ये एक एसिड है, एसिड क्या करेंगे, वाटर में H+ रिलीज करेंगे, और इथेनोइक एसिड कौन सा H वाटर में रिलीज करेगा, ये वाला, इस हाइड्रोजन को इन फॉर्म ऑफ H+ इथेनोइक एसिड रिलीज करेगा, ठीक है। इथेनोइक एसिड इस हाइड्रोजन को इन फॉर्म ऑफ H+ रिलीज करेगा। ये तो हो गई इसकी स्ट्रक्चर। ध्यान रखिएगा बच्चों, कई बार इनकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो आपको एटम्स का अरेंजमेंट पता होना चाहिए। एटम का अरेंजमेंट पता होने के बाद आपको इलेक्ट्रॉन और डॉट मींस डॉट और क्रॉस लगाने होते हैं, जिससे आप इनकी लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी ध्यान रखिएगा, आपको ये वो बेसिक कंपाउंड है जिन पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ले देकर आपके सिलेबस में 2 ही तो कंपाउंड है, एक इथेनॉल है और दूसरा इथेनोइक एसिड है। तो हमारे बोर्ड में या एनटीएससी स्टेज 2 में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर केमिकल प्रॉपर्टीज पर लेंथी क्वेश्चन बनता है तो फिर वहां पर हमें क्वेश्चन में एज अ हिंट इन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ होता है। तो जैसे कि इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, बेहद आसान है बच्चों, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो C2H4O2 अगर आपको मिल जाए तो आप इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है C2H4O2 इथेनोइक एसिड, ठीक है। आगे के अगर जो हिंट आपको दिए हुए हैं उनसे अगर आप वेरीफाई करें, अगर पूरी तरह से इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है तो आप कंफर्म हो सकते हैं कि गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
एसिटिक एसिड का है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए रेडी रहिएगा। और क्वेश्चन को अच्छे से बनाने का तरीका है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपके साथ शेयर की जाएंगी, फिर आपको पता लगाना होगा कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एसिटिक एसिड का है या किसी दूसरे कंपाउंड का है। चलिए आगे बात करते हैं अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज मींस इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका नेचर, इसकी सॉल्युबिलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वही नॉर्मल सी बातें, वही नॉर्मल से पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं इथेनॉइक एसिड के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट जो बच्चों होगा वो होगा कि ये कलरलेस होता है। दूसरा है विस्कस होगा। विस्कस का मतलब बहुत गाढ़ा लिक्विड, ठीक है। अगर हम प्योर इथेनॉइक एसिड लेंगे तो उसकी विस्कोसिटी बहुत कम होगी, उसकी फ्लूइडिटी कम होगी, काफी गाढ़ा होगा लाइक हनी। तो कलरलेस होता है और विस्कस होता है एंड इट हैज अ पंजेंट एंड इरिटेटिंग स्मेल। मींस इथेनॉइक एसिड की जो स्मेल होती है वो इरिटेटिंग होती है। हम अगर लेबोरेटरी में एसिटिक एसिड को काम में लेंगे तो थोड़ी देर बाद हमें एसिटिक एसिड की जो स्मेल होती है वो इरिटेट करना स्टार्ट कर देती है, काफी पंजेंट स्मेल होती है, बेकार सा लगने लग जाता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है कि ये एसिडिक नेचर का होता है। चलिए अब इतना स्टेटमेंट ही काफी है कई सारे क्वेश्चंस जनरेट करने के लिए। मैंने बोल दिया कि एसिडिक नेचर का है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी बेसिसिटी कितनी है। बेसिसिटी मींस ये कितने एक्सप्रेस दे सकता है, तो आपका आंसर क्या होगा 1। आप इन 3 हाइड्रोजन को कभी भी दिमाग में मत लाइएगा, एक ही हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है, तो बेसिसिटी कितनी होगी 1। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि आपने बोला ये एसिडिक है तो ये लिटमस पेपर का कलर चेंज करेगा। किस लिटमस का कैसा कलर चेंज करेगा, ब्लू को रेड करेगा, रेड में कोई चेंज नहीं करेगा, ब्लू को कैसा बना देगा, रेड बना देगा। और अगर मैं फिनोल्फथालीन के लिए पूछ लूं, मिथाइल ऑरेंज के लिए पूछ लूं या पीएच रेंज की बात कर लूं, तो आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर देना आना चाहिए। आपको इन सभी क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना होगा जब आप बोल चुके हो कि एसिटिक एसिड जो है एसिडिक नेचर का है। नेक्स्ट पॉइंट कि ये एसिडिक तो है बट ये कैसा एसिड है, इसकी स्ट्रेंथ कैसी है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इन वाटर इट इज एक्ट एज वीक एसिड, वीक एसिड। और आपको बताए जा चुके हैं कि जो भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो सारे ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं, जो आपको ऑर्गेनिक एसिड लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट में हम बात करेंगे इसके बॉइलिंग पॉइंट की। इथेनॉल ये होता है 391 केल्विन, 391 केल्विन। नेक्स्ट है कि जिस भी कंपाउंड की आप बात कर रहे हो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में कॉमन प्रॉपर्टी आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इसकी सॉल्युबिलिटी। क्योंकि कई बच्चों के डाउट होता है हमें कैसा पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व होगा, कौन सा नहीं होगा। तो इसके लिए आपको हमेशा बोला जाता है कि आप इस चीज को रट लें। और इन चीजों को याद करने का तरीका है कि जब भी फिजिकल प्रॉपर्टीज आए तो आप उन्हें थोड़ा अच्छे से स्टडी करें। तो इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी ये होगी दैट इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में भी सॉल्युबल है। और दूसरी अच्छी बात कि ये अल्कोहल में भी सॉल्युबल है और ईथर में भी सॉल्युबल है। मींस ये पोलर और नॉन पोलर दोनों टाइप के सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि जब आप बोल चुके हो ये एसिड है, तो एसिड को अगर वाटर में डिसॉल्व करोगे तो केमिकल रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी। अगर आपने एक कंटेनर में वाटर लिया और उसमें एसिड डालोगे तो आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि कंटेनर जो है वो गर्म हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इनका डिसोल्यूशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट ऊपर हम देख लेते हैं कि एसिड है तो इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्यों करेगा भाई, आप एसिड बेस में सॉल्ट में पढ़ चुके हो कि एसिटिक एसिड है तो इसके पास H+ आयन होता है और ये H+ आयन को रिलीज करेगा, वाटर में H3O+ आयन बनेगा, वाटर में फ्री आयंस की अवेलेबिलिटी होगी, इसलिए ये एसिड का जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हम बात करें इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। तो बच्चों ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है, 17 डिग्री सेल्सियस, जिसे मैं कितना लिख सकता हूँ 290 केल्विन लिख सकता हूँ।
अब आप देख रहे होंगे कि 17 डिग्री सेल्सियस तो हमारे रूम टेम्परेचर के काफी क्लोज है। रूम टेम्परेचर कितना होता है 25, साइंटिफिक रूम टेम्परेचर जो कंसीडर किया जा रहा है वो है 25 और 25 पे काफी क्लोज है। तो हमने देखा है कि जब कोल्ड क्लाइमेट होता है, विंटर सीजन होता है, तो टेम्परेचर काफी डाउन हो जाता है। उस ड्यूरेशन में जो टेम्परेचर है वो काफी डाउन हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि टेम्परेचर जो डिग्रीज होता है तो 17 को आसानी से टच कर लेता है, मींस ये काफी लो टेम्परेचर है। तो हम बोल सकते हैं कि समटाइम एसिटिक एसिड फ्रीजेस इन कोल्ड क्लाइमेट। अगर ठंड बढ़ जाए, कोल्ड क्लाइमेट को टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए, तो उस केस में जो एसिटिक एसिड आपके पास रखा हुआ होगा वो फ्रीज हो सकता है, वो सॉलिडिफाई हो सकता है। जैसे कि वाटर कोल्ड रीजन में जब फ्रीज हो जाता है तो वो क्या बना लेता है, ग्लेशियर बना लेता है। वाटर जो है वो फ्रीज होने के बाद क्या बन जाता है, ग्लेशियर बन जाता है। उसी तरह से अगर एसिटिक एसिड फ्रीज हो जाएगा तो ये 100% प्योर होना चाहिए, पहली चीज। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको किस एसिटिक एसिड में देखने को मिलेगी, या किस एसिटिक एसिड के लिए हम बात करें जो 100% प्योर हो, जिसमें बिल्कुल भी वाटर आपने नहीं मिलाया हुआ है। तो इसमें यह प्रॉपर्टी है कि लो टेम्परेचर पर आसानी से फ्रीज हो जाता है, इसलिए इसे बोला जाता है इट इज ऑल्सो नॉन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसे बोला जाता है ग्लेशियर एसिटिक एसिड। ठीक है, याद रखिएगा, इसे ग्लेशियर एसिटिक एसिड बोला जाता है, बट इसके साथ जो कंडीशन है उसे ध्यान रखिएगा कि वो एसिटिक एसिड बिल्कुल प्योर होना चाहिए, 100% प्योर होना चाहिए। उसे आप दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, ग्लेशियर एसिटिक एसिड। ऐसा क्यों बोला जा रहा है बच्चों, क्योंकि कोल्ड क्लाइमेट में या रूम टेम्परेचर से थोड़े से कम टेम्परेचर पर जो एसिटिक एसिड है वो इजीली फ्रीज हो जाता है। चलिए, ये एक अच्छा पॉइंट था एसिटिक एसिड के बारे में। जैसा कि इथेनॉल में एक अच्छा पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया था, वो था एंटी फ्रीज का काम करता है इथेनॉल। तो इसी के साथ हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का रिवीजन कीजिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, ऑर्डर, इन और एसिडिक या बेसिक नेचर की बात करते हैं। तो इन सारे पॉइंट को आप एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा। ये एसिडिक नेचर का होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा बट इन फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। और इसके बाद बात करें कि इसका कलरलेस होगा, विस्कस होगा और इसकी स्मेल पंजेंट और इरिटेटिंग स्मेल होगी। जबकि हमने इससे पहले इथेनॉल स्टडी किया था जिसकी स्मेल प्लीजेंट स्मेल थी। तो इस तरह से आप प्रॉपर्टीज को बार बार रिवाइज करते रहें। नेक्स्ट जो है वो होगी केमिकल प्रॉपर्टीज। कुछ याद आया आपने केमिकल प्रॉपर्टीज इससे पहले 2 बार स्टडी कर ली। कहां पर, एक कार्बन कंपाउंड की कॉमन केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज और अब इथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो कार्बन कंपाउंड में आपने कौन कौन सी स्टडी की थी, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन। याद आया होगा सबको, केमिकल रिएक्शंस भी याद आई होंगी। इसके बाद आपने इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज जिसमें आपने स्टडी किया था कंबशन, ऑक्सीडेशन और मेटल के साथ रिएक्शन, सोडियम के साथ रिएक्शन जिससे हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ था, और एक बहुत अच्छी सी रिएक्शन कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करें तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक है, और लास्ट रिएक्शन जिसमें आपको फ्रूटी लाइक स्मेल, स्वीट स्मेल वाला कंपाउंड जो परफ्यूम बनाने के काम में आता है वो मिलता है, मींस एस्टर का फॉर्मेशन होता है और उसे बोला जाता है एस्टरिफिकेशन। तो एक बार आप इथेनॉल को याद कीजिएगा। एथेनॉइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज तो उससे भी ज्यादा आसान है, क्योंकि आप किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे हो, एक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी कर चुके हो। और एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज आप स्टडी कर चुके हो आपके चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट में। इससे पहले आप जो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हो उसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, और उसमें भी आपके पास एक टॉपिक आ चुका है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो 1 मिनट के लिए हम पहले उसे याद करेंगे। आपने क्या क्या स्टडी किया था, आपने स्टडी किया था एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज, मींस आपने उस चैप्टर में स्टडी किया एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन, ठीक है, एसिड की मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, एसिड की बेस के साथ रिएक्शन, एसिड की कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन।
तो याद कीजिए इन केमिकल प्रॉपर्टीज में आपने क्या क्या स्टडी किया। जब कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करता है और अगर मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा तो वहां पर आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस H2। ये जनरल केमिकल प्रॉपर्टी है। अब ऐसा नहीं कि हमें किसी एक एसिड के लिए इसे अप्लाई करना है, चाहे तो इथेनॉइक एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो या कोई तीसरा एसिड हो, हम उसके लिए इस केमिकल प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर। बेस के साथ रिएक्शन जिसे क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन, और एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, वेरी इंटरेस्टिंग केस। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयन क्या होता है पहले ये पता करो। कार्बोनेट होता है CO3 बाइकार्बोनेट होता है HCO3। तो जब भी कोई एसिड कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो हमें सॉल्ट तो मिलता ही है, सॉल्ट के साथ वाटर भी मिलता है और इस बार हमें मिल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो एसिड की टेस्टिंग के लिए ये केमिकल प्रॉपर्टी काफी काम में ली जाती है, क्योंकि इसमें एक कॉमन सी गैस इवॉल्व होती है जिसकी कई सारी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं और उनके बेसिस पर आप इस गैस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट का मतलब ये बच्चों कि जो गैस का एवोल्यूशन हुआ है, ये गैस कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, फायर एक्सटिंग्विशर का काम करती है, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है और ब्रिस्क एफर्वेसेंस के साथ इवॉल्व होती है। ब्रिस्क एफर्वेसेंस का मतलब काफी स्पीड से बबल्स का फॉर्मेशन होता है, आपको एक साउंड सुनाई देता है। मींस जिस तरह से आप इनो को वाटर में डालते हो, जिस तरह से वहां पर बबल का फॉर्मेशन होता है, उसी तरह से यहाँ से CO2 का एवोल्यूशन होता है, इसलिए इसे बोला जाता है इवॉल्व विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस। तो CO2 गैस की इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, इनसे आप पता लगा सकते हो कि गैस CO2 है और इससे निकालने की एबिलिटी किसके अंदर है, एसिड में। बट कब, जब ये किसी मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता हो। तो कई सारी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें गैसियस प्रोडक्ट बनते हैं, उनसे हम अपने कंपाउंड की टेस्टिंग कर सकते हैं। टेस्टिंग का मतलब गिवन सैंपल्स में से उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनका पता लगा सकते हैं। चलिए, तो ये एक बेसिक था जो आप पहले स्टडी कर चुके थे। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हमेशा दिमाग में रखिएगा जब आप केमिस्ट्री पढ़ें। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, रिएक्शन विद बेस, किसी बेस के साथ रिएक्शन। अब आप एसिड की बेस के साथ रिएक्शन लिखोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका नाम क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे न्यूट्रलाइजेशन होगा तो एनर्जी भी रिलीज होगी। तो ये कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। एक एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल हम लिख लेते हैं, CH3COOH। आपने ले लिया आपका एसिड जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी आप स्टडी कर रहे हो, बेस आपने ले लिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन करेगा, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन, कुछ याद नहीं करना आपको। एसिड अपना H देगा, कौन सा H, ये वाला, और बेस OH माइनस देगा। दोनों मिलकर यहाँ पर क्या बना लेंगे, वाटर इन फॉर्म ऑफ लिक्विड, और कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी कम रिलीज होगी क्योंकि यहाँ पर आपके पास एसिड वीक है। अब सॉल्ट क्या बनेगा, CH3COO माइनस और Na+, तो CH3COO। इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। CH3COO ये माइनस और Na+। तो मेटालिक एटम जो है, मेटालिक आयन जो है, ये आयनिक बॉन्डिंग के साथ इस एसिटेट आयन के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, तो एसिटिक एसिड का जो नेगेटिव आयन होता है, इसका नाम होता है एसिटेट। आपने स्टडी किया होगा, जब भी कोई चीज आयन बन जाती है तो उसके नाम में चेंज आ जाता है। जैसे कि क्लोरीन जो है, ये नेगेटिव आयन बनता है तो इसके नाम में क्या चेंज आता है, क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन पर 2- लगने पर इसका नाम क्या हो जाता है, ऑक्साइड हो जाता है। फास्फोरस अपना एनायन बनाएगा तो उसका नाम बदल जाएगा। बट जब कोई मेटल केटायन बनाती है तो उससे उसके नाम में कोई चेंज नहीं आता है। तो यहाँ पर Na+ को भी मैं क्या बोलूंगा बच्चों, सोडियम ही बोलूंगा। इसे हम क्या बोलेंगे, एसिटेट बोलेंगे। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, इसका नाम मैं क्या लिखूंगा, सोडियम एसिटेट, या इसे IUPAC के अकॉर्डिंग आप सोडियम 2 कार्बन की चेन H, सिंगल बॉन्ड N और एस्टर ग्रुप S के लास्ट में क्या लिख सकते हो, OH भी लिख सकते हो। तो आप इसे एज एन एस्टर कंसीडर करके सोडियम इथेनॉइड इसका IUPAC नोमेनक्लेचर कर सकते हो, या आप इसे सोडियम एसिटेट बोल सकते हो। तो ये इस कंपाउंड की नेमिंग है, ध्यान रखिएगा। ये कंपाउंड बार बार है, सारी केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको देखने को मिलेगा। अब
दूसरी बात करते हैं कि जो सॉल्ट आपको मिला है, इस सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, इस सॉल्ट सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा। मींस हम सोडियम एसिटेट को वाटर में मिक्स करें तो एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा, बेसिक सॉल्यूशन बनेगा या न्यूट्रल बनेगा। तो आप देख रहे होंगे कि इस सॉल्ट को बनाने के लिए आपने यूज में लिया एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस। बहुत सिंपल सी क्वेरीज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ये वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इनके कॉम्बिनेशन से बनने वाला सॉल्ट में कौन सा नेचर आपको मिलेगा, जो स्ट्रॉन्ग है। तो यहां पर इसका जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। आगे आप इन चीजों को रिलेट करेंगे, स्टडी करेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से क्लास 11th में, वहां पर आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि कहां पर कैसा सॉल्यूशन बनेगा। बट अभी आप केवल इस तरह से याद रख लें कि आपने स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से इसलिए बनाया, इसलिए जो सॉल्ट होगा उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, जो स्ट्रॉन्ग है उसके जैसा, मतलब बेसिक होगा। क्लियर। ये काफी कुछ डिस्कशन हमने किया इस केमिकल प्रॉपर्टी को लेकर। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल। कौन सी मेटल के साथ, जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, उन्हीं की बात करें। तो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल ही सॉल्यूशन से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएंगी। तो यहां भी हम सोडियम को ही ले लेते हैं, हाइड्रोजन हट जाएगा, आपको मिलेगा CH3COONA प्लस H2 बेस। इसमें हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन का ध्यान दीजिएगा, पॉक्सॉन के साथ बर्न होती है, तो पता लगा सकते हैं कि गिवन सैंपल में एसिटिक एसिड है या फिर नहीं है। अगर एसिटिक एसिड होगा तो सोडियम डालने पर H2 गैस का एवोल्यूशन होगा ही होगा। तो इसे, इसकी नेमिंग आप ऊपर देख चुके हो, सोडियम एसिटेट, सोडियम इथेनॉल। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विद मेटालिक कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स। ये भी बड़ी आसान है। अभी तो मैंने डिस्कस किया था कि जब भी कोई एसिड मेटालिक कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट बनाएगा, CO2 बनाएगा और वाटर बनाएगा। तो इसकी केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। एसिड हमने लिया CH3COOH, बेस इस बार कार्बोनेट ले लेते हैं हम Na2CO3। इस केमिकल इक्वेशन को आप कंप्लीट करेंगे तो प्रोडक्ट आपको मिलेगा 2CH3COONA सॉल्ट। ये आपको मिला सॉल्ट, वही सॉल्ट जो आपको ऊपर की रिएक्शन में मिला था, प्लस H2O इन फॉर्म ऑफ लिक्विड और CO2 जो ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ इवॉल्व होगा। इस मेटालिक कार्बोनेट से CO2 का इवोल्यूशन होगा जब आप ऐसे करेंगे। बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन देख लेते हैं। बाइकार्बोनेट हमने लिया NH03 और एसिड वही CH3COOH, सेम सॉल्ट बनेगा CH3COONA प्लस H2O प्लस CO। दोनों इक्वेशन में बच्चों कोई चेंज नहीं, चेंज मिलेगा आपको केवल बैलेंसिंग का, कोफिशिएंट का। यहां पर कोफिशिएंट 2 लगाना पड़ा, यहां पर कोई कोफिशिएंट नहीं लगाना पड़ा। बाकी दोनों इक्वेशंस को लिखना आपके लिए बहुत आसान है। तो इन केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी कीजिएगा। ये वो केमिकल प्रॉपर्टीज है जो आप एसिड बेस एंड सॉल्ट में स्टडी कर चुके हो। बस अब इन केमिकल प्रॉपर्टीज को आपको इथेनॉइक एसिड के लिए यहां पर इनकी केमिकल इक्वेशंस को लिखना है। चलिए, तो 3 केमिकल प्रॉपर्टीज तो बहुत आसान थी। अब अगली केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी एसिटिक एसिड की, रिएक्शन विद अल्कोहल। और ये तो बड़ी कॉमन सी केमिकल रिएक्शन है। इसी केमिकल रिएक्शन को हमने अपने पुराने टॉपिक में पढ़ा था अल्कोहल में। वहां पर हमारा टॉपिक था रिएक्शन विद एसिटिक एसिड। तो हम जानते हैं कि यहां पर हम इन 2 कंपाउंड की रिएक्शन पढ़ रहे हैं, CH3COOH और C2H5OH। हमारे दोनों टॉपिक के बीच में रिएक्शन, और मैं बार बार आपको स्टेटमेंट बोलता हूं, आपके 2 टॉपिक के बीच की रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एस्टरिफिकेशन, क्योंकि इसमें एस्टर का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें अब हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। एसिड ले लिया आपने CH3COOH। किसी को डाउट हो तो अपना प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, उसमें मैंने काफी कुछ डिस्कशन किया है इसको लेकर। C2H5OH, ठीक है, सारी चीजें बताई है कि अल्कोहल में आप कार्बन कम ज्यादा कर सकते हो, यहां भी आप कार्बन को डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हो। और जो प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्शन होगी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, प्रोडक्ट आपको मिलेगा इथाइल ईथेन OH और यहां पर आपको H2 मिल जाएगा। ठीक है, इथाइल ईथेन OH
ये एक तरह का एस्टर है और इसकी स्मेल स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, फ्रूट जैसे स्मेल आती है, तो इसे परफ्यूम बनाने के काम में लिया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। बात करते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम। सोडा लाइम होता है बच्चों NaOH प्लस CO। NaOH और CO की प्रेजेंस में आप इथेनॉइक एसिड को हीट करेंगे। ठीक है, इस केमिकल प्रॉपर्टी पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये केमिकल प्रॉपर्टी आपके लिए नहीं है। 4 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई थी इसलिए आसान थी, ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रही है इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस केमिकल रिएक्शन में हमने लिया एसिटिक एसिड। ठीक है, आप इसे हीट करेंगे बट किसकी प्रेजेंस में? सोडा और लाइम की प्रेजेंस में। सोडा होता है NaOH और लाइम होता है CO, दोनों की प्रेजेंस में हीट करेंगे। यहां पर हीट करने पर बच्चों ओवरऑल जो केमिकल रिएक्शन है वो मैं बता देता हूं। ओवरऑल केमिकल रिएक्शन में आपको फाइनली क्या देखने को मिलेगा कि यहां पर ये जो COO वाला पार्ट नजर आ रहा है, इसे बोलते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। इसे बोला जाता है बच्चों कार्बोक्सिल ग्रुप। तो यहां पर ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, ये इन फॉर्म ऑफ CO2 यहां से अलग हो जाएंगे। ये इन फॉर्म ऑफ CO2 यहां से अलग हो जाएंगे और ये जो बचा हुआ पार्ट है CH3 और H, CH3 और H मिलकर यहां पर क्या बना लेंगे? CH4। यहां पर CH3 और H मिलकर क्या बना लेंगे? CH4, जिसे हम क्या बोलेंगे? मीथेन बोलेंगे। चलिए अब आगे आपसे बात करता हूं, इस केमिकल रिएक्शन में आपने CO2 को रिलीज किया, कार्बोक्सिल ग्रुप को हटाया। ठीक है, तो यहां पर हुआ रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। कैसे हुआ? इन फॉर्म ऑफ CO2। तो इस केमिकल रिएक्शन का नाम होता है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसे क्या नाम दिया जाता है बच्चों? ध्यान रखिएगा, इसे बोला जाता है डीकार्बोक्सिलेशन। सर ऐसा कुछ सुना हुआ है, ऐसा कुछ आपने कहां सुना हुआ है? प्रीवियस टॉपिक में आपने स्टडी किया था डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, कंपेयर कीजिएगा, इसमें भी आपने हीटिंग की, इसमें भी आपने हीटिंग की। इसमें आपने हीटिंग की कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में, और यहां पर आपने हीटिंग की सोडा लाइम की प्रेजेंस में। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म भी मैंने आपके साथ शेयर की थी, प्रीवियस लेक्चर को देखिएगा। मैंने आपको वो स्टेप्स बताई थी कि किस तरह से H2SO4 अपना रोल प्ले करता है H2O के को रिलीज करने में। अब डीकार्बोक्सिलेशन में आपने कार्बोक्सिल ग्रुप को हटा दिया, दोनों में हमने कंपैरिजन किया। यहां पर आपके कैटालिस्ट रखते हैं, यहां पर जो रिएजेंट आपने लिए वो दूसरे। ठीक है, इस केमिकल रिएक्शन का जो प्रोडक्ट था, इसका जो प्रोडक्ट था वो आपको क्या मिलता है? एल्कीन। मतलब सिमिलरिटी तो ये है कि इसमें भी हमें एक हाइड्रोकार्बन मिलता है और इसके प्रोडक्ट में हमें एक एल्केन मिलती है, और एल्केन भी एक तरह का हाइड्रोकार्बन। तो सिमिलरिटी ये है कि दोनों के प्रोडक्ट हाइड्रोकार्बन है, बट एक का प्रोडक्ट अनसैचुरेटेड है और एक का प्रोडक्ट सैचुरेटेड है। तो एग्जाम में हमें बोला जा सकता है कि इस केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट को अगर आप हाइड्रोजनेशन करोगे, इसमें H2 का एडिशन करोगे, तो ये इस केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट बन सकता है। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन किसमें देखने को मिली? इथेनॉल में। और ये किसमें देखने को मिली? इथेनॉइक एसिड में। इन दोनों में क्या रिलेशन है? ये कैसे बनते हैं? ऑक्सीडेशन से। बहुत अच्छे से क्लियर होगा बच्चों कि आपने 2 केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी की, इनके रिएक्टेंट को भी आप एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां पर इसके प्रोडक्ट को अगर इसके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो इस पूरे सर्कल को, इस पूरी चेन को अच्छे से समझिएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप जितना ज्यादा इस पर डिस्कशन करेंगे उतना आप फेमिलियर हो जाएंगे, आसान लगेगा। चलिए अब थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म वाला पार्ट देख लेते हैं कि किस तरह से केमिकल रिएक्शन हो गई। CH3COOH, यहां पर है एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। NaOH को देखेगा तो एसिड कैसे रह पाएगा? NaOH दिखने पर तो एसिड बहुत जल्दी, एसिड तुरंत ही अपना हाइड्रोजन
H प्लस की फॉर्म में रिलीज कर देगा और इसके OH माइनस के साथ मिल जाएगा। क्लियर? क्योंकि बेस अगर सामने है तो एसिड कभी पीछे नहीं रहते हैं, एसिड अपना H प्लस दे देते हैं, बेस के OH के साथ मिलकर H2 बना लेते हैं। मींस अब आपको एक इंटरमीडिएट मिल गया और वो है आपके पास, तो NaOH से आपके पास क्या रह जाएगा, केवल Na प्लस, इसका OH माइनस और इसका H प्लस, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, H। चलिए अब आपके पास एक इंटरमीडिएट बचा हुआ है CH3COO माइनस। फर्दर आप यहाँ पर हीट सप्लाई करते हैं, तो हीट की प्रेजेंस में ये जो नेगेटिव चार्ज है इस तरफ शिफ्ट हो जाए, मैकेनिज्म में समझेंगे बाद में, भी मैं इतनी चीजें डिस्कस नहीं करूंगा। अभी केवल फाइनल आपको बताता हूँ कि यहाँ पर एक एनायन बन जाएगा और इसके साथ में जो प्रोडक्ट है वो मींस ये कार्बन और 2 ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे इन फॉर्म ऑफ CO2। हो गया डिकार्बोक्सिलेशन, हो गया डिकार्बोक्सिलेशन, आपने कार्बोक्सिल ग्रुप CO2 ग्रुप को हटा दिया। अब ये CH3 माइनस जो है फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर पर अटैक करेगा और यहां से वाटर से एक हाइड्रोजन लेकर ये एनायन अपने आप को स्टेबल बना लेगा इन फॉर्म ऑफ CH4। अब वाटर से जो एक H यहां पर चला गया तो जो OH माइनस से जो वापस किसके पास चला जाएगा, Na+ के पास, तो NaOH वापस बन गया और आपने यहां पर ओवरऑल आपको क्या देखने को मिला, ये अलग हो गया, H और CH3 मिलकर CH4 बन गए। तो आप तो केवल इस सिंपल स्टेप को याद रखिएगा, आपको इस पार्ट में कभी जाना नहीं है, आपको केवल इसको हटा देना है COO ग्रुप को और बाकी पार्ट को मिला देना है। तो अब अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे किए जाए कि मैं यहाँ पर प्रोपेनोइक एसिड ले लूं, प्रोपेनोइक एसिड ले लूं और इसका अगर डी कार्बोक्सिलेशन करूं तो प्रोडक्ट मुझे क्या मिलेगा, आपको COO ग्रुप को हटा देना है, इसे हटाकर बाकी पार्ट को मिला दो तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 क्या बन जाएगा, इथेन। तो तरीका क्या है, जितने कार्बन का एसिड है उससे एक कार्बन कम कर दो, उतने कार्बन की आपको क्या मिल जाएगी, एल्केन मिल जाएगी। तो यही डिकार्बोक्सिलेशन है, यही NaOH का रोल है। यहां पर CaO का रोल था कि CaO बनने वाली CO2 के साथ मिल जाए और इसे कैल्शियम कार्बोनेट बना ले। अगर CO2 बचती है तो बनने वाला NaOH भी इसके साथ क्या बना लेता है, सोडियम कार्बोनेट बना लेता है। अगर आप CO2 को यहां से नहीं हटाते हो तो ये CO2 इस प्रोसेस को रिवर्स कर सकता है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकती है, इसलिए लाइम वगैरह ऐड किए जाते हैं जो इस CO2 को कैल्शियम कार्बोनेट बना लें, इस CO2 को यहां से हटा दें। अगर CO2 यहां होगा तो इसके साथ मिलकर वापस से आपको एसिड मिल जाएगा। NaOH अगर बन जाता है तो रिमेनिंग CO2 के साथ ये भी रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट बना सकता है। क्लियर? तो ये केमिकल प्रॉपर्टी आपने स्टडी की है किसी बेस की नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। तो ये एक नई केमिकल प्रॉपर्टी थी जिसका हमने डिटेल में डिस्कशन किया। मैकेनिज्म बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको अगर नहीं समझ में आती है तो बिल्कुल मत पढ़िए, बट रिमेनिंग पार्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है उससे आप समझिए और उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, एग्जाम में आपसे मैकेनिज्म वाला पार्ट नहीं पूछा जाएगा, आपसे केवल पूछा जाएगा केमिकल इक्वेशन का प्रोडक्ट और किन केमिकल इक्वेशन का जो सिंपल इक्वेशन आपको क्लास में बताई गई है। तो इस तरह से हमने इथेनॉइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज को भी कंप्लीट कर लिया है। अब बस लास्ट किसी कंपाउंड को हम पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं, अब केवल उसकी यूजेस की बात करते हैं क्योंकि अब हम इथेनॉइक एसिड के साथ काफी फेमिलियर हो चुके हैं। तो अब एक जानने की इच्छा है कि हमारी लाइफ में इथेनॉइक एसिड का क्या रोल है। तो इसकी यूजेस बच्चों में ओरली आपको बता देता हूं। इथेनॉइक एसिड का 5 to 8% सॉल्यूशन, 5 to 8% डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉइक एसिड, ये जो सॉल्यूशन होता है बच्चों इसे बोला जाता है विनेगर, इसे बोला जाता है विनेगर। और विनेगर का रोल होता है ये फूड आइटम्स को प्रिजर्व करता है, ठीक है। इट इज used to preserve food items जैसे कि सॉस वगैरह होते हैं या पिकल्स वगैरह होते हैं, उनमें कुछ अमाउंट में विनेगर डाला जाता है, सिरका जिसे हिंदी में बोला जाता है। ये फूड आइटम को प्रिजर्व करने में हेल्प करता है, उनकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है। इसके साथ ही साथ इथेनॉइक एसिड को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम में लिया जाता है, फोटोग्राफिक फिल्म बनाई जाती है, रेयन बनाया जाता है इथेनॉइक एसिड से। तो इथेनॉइक एसिड से जैसा कि मैंने आपको बताया ये फोटोग्राफिक फिल्म बनाने के काम में आएगा, रेयन बनाने के काम में आता है
और व्हाइट लेड बनाने के काम में आता है, व्हाइट लेड प्रिपरेशन में, ठीक है, टेक्सटाइल में, टेक्सटाइल बनाने में आप इसे काम में लेते हो, ठीक है। इसके अलावा प्रोपेनॉन बनाने में इसे काम में लिया जाता है, ठीक है। और दूसरा, इसको प्रोपेनॉन बनाने के साथ साथ ये मेटल्स के इथेनॉइड्स बनाता है, इथेनॉइड्स ऑफ मेटल। अभी अभी आपने देखा था कि सोडियम के कंपाउंड के साथ इसने क्या बनाया, CH3COO है। अगर हम जिंक लेंगे तो CH3COO जिंक, तो जिंक इथेनॉइड बन जाएगा। सोडियम मेटल का कंपाउंड लोगे तो सोडियम इथेनॉइड बन जाएगा। मींस मेटल के साथ ये सॉल्ट बनाता है जिससे बोला जाता है इथेनॉइड ऑफ मेटल। तो काफी यूजफुल प्रोडक्ट बनाने के काम में आता है। इसके साथ ही साथ एसिटिक एसिड को लेबोरेटरी में आप कई जगह पर काम में लेते हो, कई सारे टेस्टिंग में, इसलिए ये आपके लिए एक अच्छा केमिकल रिएजेंट है। इस फॉर्म में ये लेबोरेटरी में यूज में लिया जाता है। ये एक अच्छे सॉल्वेंट का काम है, एज अ सॉल्वेंट हम इसे काम में। तो ये कुछ इसके यूजर्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। और भी अगर यूजर्स आपको मिलते हैं तो आप पढ़िए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। कई बार यूजर्स को हिंट डालकर आपसे इथेनॉइक एसिड का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो यूजर्स को रिवाइज कीजिए। अब हम दोनों कंपाउंड भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें एंटर होना है इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में, और वो है सोप एंड डिटर्जेंट। ठीक है, कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक है बट कई सारे लॉजिकल कॉन्सेप्ट भी है, इंटरेस्टिंग पार्ट भी है, और इसे समझना आसान है। So students, we will continue with soap and detergent in your next lecture.